हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है 9:30 बज चुके हैं और हम और आप ठीक है जुड़ चुके हैं। आप हमसे जुड़ चुके हो और हम आपसे जुड़ चुके हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि आप हमसे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले 17 क्लास हो चुकी है, 18वीं क्लास है ये। और देखिए टॉपिक में आपको दिख ही रहा होगा, महाजनपद काल। में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष। ठीक है, महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष, ये हमारा आज का टॉपिक है। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, तो ये द्वितीय नगरीय क्रांति, ये हमारा आज का टॉपिक है, द्वितीय नगरीय क्रांति। और द्वितीय नगरीय क्रांति इसे क्यों कहा जाता है, देखिए किस प्रकार से द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? ठीक है, ये भी होना चाहिए कि देखिए जब ये द्वितीय नगरीय क्रांति है तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी, शायद आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो देखिए द्वितीय नगरीय क्रांति की बात करें तो द्वितीय नगरीय क्रांति, ये जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, ये इससे पहले जो प्रथम नगरीय क्रांति थी, तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति की बात करें तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, उसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है, सिंधु घाटी, ठीक है, सभ्यता का काल, ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था वो प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि जो सबसे प्रमाणिक समय अवधि है वो 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमाणिक समय अवधि है। और मैंने बीसी और एडी के बारे में मैंने बताया था कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इसके विषय में हम पहले ही क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो समय अवधि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसकी समय अवधि निर्धारित की गई थी। ठीक है, एक व्यक्ति थे, नाम था इनका डीडी कौशाम्बी, और डीडी कौशाम्बी और डीपी अग्रवाल जी के द्वारा भी इनकी समय अवधि को बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, कार्बन डेटिंग की विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल भी माना जाता है वो 3500 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व इसकी समय अवधि में मानी जाती है। अब देखिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता था, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए विश्व की 4 प्रमुख बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी। देखिए चार सभ्यता तो सबसे बड़ी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सभ्यताएं थी। लगभग 15-16 सभ्यताओं का उदय था पूरे विश्व में। लेकिन हम विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं की बात करते हैं, जिनमें से पहली बात करें तो मिस्र की सभ्यता। ठीक है, पहले की बात करें तो जिनमें से मिस्र की सभ्यता आती है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, तो पहला आता है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र, ठीक है, जिसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। दूसरी आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तीसरी आती है आपके चीन की सभ्यता, जो हुआंगो नदी की सभ्यता भी कहा जाता है इसे। और चौथी, 4 विश्व बड़ी सभ्यताओं में से चौथी आती है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता थी, जिसे भारतीय क्षेत्र यानी भारत के पूरे जितने भी क्षेत्र था उसमें फैली हुई थी, जिसे कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे ये नगरीय सभ्यता क्यों थी? देखिए 4 बड़ी सभ्यताओं में से, विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं में से जो सबसे पहले नगरों का जो विकास देखा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था। यहाँ के लोग सामान्यतः पक्के मकानों में रहते थे, पक्की ईंटों से बने हुए मकानों में रहते थे। ठीक है, पक्के ईंटों के बने हुए मकानों में रहते थे। सड़कें थी तो सड़कें पक्की बनी हुई थी। ठीक है, और जो ज्यादातर जो नगर थे, इनके दुर्ग थे, वो 4 दीवारों से घिरे हुए थे, और जो 4 दीवारियां होती थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता नाम दिया गया था। ठीक है, अनेक विद्वान और इतिहासकारों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल था इसको नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। वहां मैंने बताया भी था, लगभग जो इसके अधिकतर स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो जो स्थल थे उनमें से कुछ ही स्थल ऐसे थे तो कच्चे मिट्टी के बने हुए मकान थे उसमें, लेकिन जो ज्यादातर सामान्यतः 80-90% जो इसके स्थल थे, ठीक है, उनमें से जो अधिकतर मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, जिस कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया था प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता इसका नाम दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, द्वितीय नगरीय सभ्यता, इसे द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए
द्वितीय नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी अब देखिए नगरों का विकास होता है। किसका विकास होता है? नगरों का विकास होता है। यहाँ पर इस काल में नगरों का विकास होता है और नगरों के साथ साथ देखिए नगरों का विकास कैसे होता है। तो देखिए नगरों के विकास से पहले हम एक चीज सीखते हैं। अभी जो हमने काल पढ़ा वो पढ़ा था हमने उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ा था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड्स पढ़ा थे हमने। ठीक है, उत्तर वैदिक काल पढ़े थे। और इसमें देखिए मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल की जो समय अवधि है वो 1000 BC से लेकर के, ठीक है, वो कितनी थी? 600 BC। ठीक है, 1000 BC से लेकर के 600 BC का जो समय अवधि थी वो उत्तर वैदिक काल की समय अवधि मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल का दूसरा भाग था। ठीक है, वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग था। जब वैदिक सभ्यता, मैंने बताया था वैदिक सभ्यता का निर्माण कब होता है? 1500 BC में। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। किसके आधार पर? ठीक है, जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन था। ठीक है, कुछ जो उनके लोगों के द्वारा जो जो परिवर्तन हुए थे उनके जीवन में, उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया था। कुछ प्रयोग करने के आधार पर, जैसे बर्तनों के प्रयोग करने के आधार पर, ठीक है, कृषि के आधार पर इसका डिवाइडेशन कर दिया गया था कि यहाँ के लोग इस प्रकार का जीवन जीते थे और यहाँ के लोग इस प्रकार का जीवन जीते थे। ठीक है, तो उसमें वैदिक सभ्यता में 2 सभ्यताएं थी। वैदिक सभ्यता में 2 काल थे। एक था आपका और ऋग्वैदिक काल जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC चला, और दूसरा काल था उत्तर वैदिक काल जो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे क्योंकि देखिए लोहे की जो खोज होती है हमारी, लोहे की खोज, तो लोहे की खोज जो होती है, लोहे की खोज होती है 1075 BC में। कहाँ होती है? 1075 BC में। और ये स्थान की बात करें तो कौन से स्थान से होती है? स्थान की बात करें तो एटा जिले, यानी एटा जिले के, ठीक है, एटा जिला था उत्तर प्रदेश का, एटा जिला, एटा जिले के, ठीक है, अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, तो अंतरजी खेड़ा से, एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज होती है 1075 BC में। लेकिन सामान्यतः जो इसकी खोज मानी जाती है वो 1000 BC में लोहे की खोज मानी जाती है, यानी उत्तर वैदिक काल। सामान्यतः देखा जाए तो जो इसकी खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी, वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। लेकिन लोगों ने जो लोहे का प्रयोग करना सीखा था वो उत्तर वैदिक काल में सीखा था। लेकिन सामान्यतः लोगों ने जो पूरी तरीके से लोहे का प्रयोग करना सीखा था वो सीखा था कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब लोहे का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा, यानी पूरी तरीके से जो गंगा और यमुना वाला क्षेत्र था उसमें लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा था। अभी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए 1000 BC के आसपास जो आप लूसेंट वगैरह की, लूसेंट पुस्तकें या अदर पुस्तकें देखोगे तो उसमें 1000 BC में लिखा होता है कि ऐसा 1000 BC में लोहे की खोज हुई थी। कहाँ से? एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से। लेकिन भारतीय लोग, यानी भारतीय लोग जो लोहे के, देखिए ये तो हुई थी एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से। लेकिन ये आता है कि जो भारतीय लोग थे, ठीक है, जो लोहे के बारे में इनको जानकारी हुई थी वो लगभग 850 ईसा पूर्व के आसपास इनको जानकारी हुई थी। लेकिन जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, जैसे मुल्तान, सिंध, ठीक है, बलूचिस्तान, ये वाले जो क्षेत्र थे, इन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का, यानी उस समय के, उस काल में जो लोग इस क्षेत्र में रहते थे उन्हें लगभग 950 BC के आसपास लोहे के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो क्योंकि जानकारी तो देखिए सामान्य देख सकते हैं आप, क्योंकि 1075 BC में लोहे की खोज हुई थी। और प्रयोग करने की बात करें तो प्रयोग करना सीख लिया था उत्तर वैदिक काल में ही, यानी कब? 850 के आसपास, 950 के आसपास, 850 के आसपास। उसके बाद जो समय अवधि नीचे आती जा रही थी, उस समय अवधि में लोग लोहे के बारे में जानकारी ले रहे थे, ठीक है, सीख रहे थे, जान रहे थे लोहे का प्रयोग कैसे होगा। अभी भी मानव यहाँ के जो लोग थे, अभी भी यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? जो लकड़ी के हल थे उनका प्रयोग कर रहे थे, और उनमें जो फाल होती थी वो पत्थर की फाल प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन लोहे की प्रयोग के कारण, लोहे की खोज के कारण, लोहे के प्रयोग के कारण अब लकड़ी की जगह और पत्थर के फॉल की जगह अब लोहे का फॉल प्रयोग होने लगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके लोहे की खोज को लेकर के। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लोहे की खोज हुई, कृषि व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है, जब कृषि की मात्रा में वृद्धि होने लगी तो यहाँ पर कुछ कृषि अधिशेष बचने लगा, और उस अधिशेष को बेचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे तो ये कुछ नगरों के बारे में जानना सीखा इन्होंने, कुछ नगरों के बारे में इन्हें कुछ जानकारी हुई। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे श्रेणी संगठन क्या होता, महाश्रेणी किसे कहा जाता था, श्रेणी संगठित कहा जाता था, भंडारगारी कौन होते थे, तो इसके बारे में भी सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, इन शब्दों के बारे में पूछता भी है। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, देखिए, तो लोहे की खोज के साथ साथ
कृषि क्षेत्र में कुछ क्रांति आई। अब यहाँ पर कुछ कृषि अधिशेष बचने लगे। उन्हें अधिशेष को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने लगे और उन्हीं का परिणाम ये था कि 16 महाजनपदों का उदय होता है। ठीक है, और नगरीय क्रांति यानी मानव के जीवन में एक दूसरी क्रांति चलती है जिसे कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। यहाँ पर नगरों का बहुत तेजी से विकास होता है। प्रारंभ में इनकी संख्या 6 होती है, लेकिन बाद में जाकर के इनकी संख्या 16 हो जाती है, जिन्हें हम महाजनपद कल के नाम से जानते थे। ठीक है, बुद्ध के काल में इनकी संख्या 6 होती है, बाद में जाकर के 16 महाजनपदों के नाम से जाने जाएंगे। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं उसको कि नगरीय क्रांति यानी क्रांति शब्द, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए नगरीय क्रांति शब्द के बारे में बात करें तो नगरीय क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले गार्डन चाइल्ड, ठीक है, गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया। किसने किया था? गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया। ठीक है, यानी नगरीय क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम था द अर्बन, ठीक है, द अर्बन रेवोल्यूशन। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था द अर्बन, ठीक है, द अर्बन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति, दी अर्बन रेवोल्यूशन यानी नगरीय क्रांति। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था दी अर्बन रेवोल्यूशन और इस पुस्तक में ही इन्होंने सबसे पहले नगरीय शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने देखिए नगरों के बारे में बताया था कि देखिए उस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी जहां पर कुछ तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने 10 तत्वों का प्रयोग किया था कि किसी भी नगर के लिए 10 तत्वों का होना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से इन्होंने कहा था कि अगर 10 भी ना हो तो 6 तत्व होने बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। यानी 6 तत्व सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसी भी नगरीय क्रांति के लिए। यदि उस क्षेत्र में यानी किसी क्षेत्र विशेष में इन 6 तत्वों का पाया जाना होता है तो वो क्षेत्र पूरा एक नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से 6 तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आइए उन 6 तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा पहला है, उनमें से जो पहला है, इन्होंने कहा था कि गार्डन चाइल्ड ने ये जो कहा था, इन्होंने कहा था कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी तो वहां पर एक शासक वर्ग का उदय होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी वहां एक शासक वर्ग का उदय होना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी, तो इसमें क्या देखिए आप यहाँ से समझ लीजिए सामान्यतः, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की बात करें, वर्तमान उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक नई क्रांति होती है तो उसके लिए कोई एक लीडर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अविभाग उसकी बात करें तो इसमें क्या था कि जो सर्वप्रथम जब नगरीय क्रांति हुई थी उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब नगरीय क्रांति हुई थी, तो उस समय जो सबसे पहले जो शासक वर्ग के हाथों में जो चीजें आई तो उनमें से कुछ व्यापारी लोग थे जिनके हाथों में शक्तियां थी। यही लोग जाते थे कहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार वाणिज्य के उस उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक नगर से दूसरे नगर जाते थे। तो इस प्रकार से ये एक से दूसरे स्थान पर जाना यानी, ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं के हाथों में पूरी पावर थी। ठीक है, इनके हाथ में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही अधिकार होते थे। जो श्रेणी संगठन होता था उनके हाथ में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही अधिकार होते थे। तो जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी उसमें एक शासक वर्ग का होना जरूरी होता है, एक शासक जरूर होना चाहिए वहां पे, क्योंकि शासक उस नगर के प्रशासन के लिए, देखभाल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा था, ठीक है, देखिए दूसरा इन्होंने कहा था कि उस क्षेत्र में धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक इमारतों का अस्तित्व होना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र में ठीक है, देखिए धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक इमारतों का अस्तित्व, जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी उस क्षेत्र में धर्म का प्रचलन होना चाहिए और धार्मिक इमारतों का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक नगरीय क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व था। आगे इन्होंने बात करी थी
कि मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए। नहीं, जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होगी वहां पर एक मुद्रा का प्रचलन भी होना चाहिए, यानी मुद्रा उस स्थान पर चलनी चाहिए। बगैर मुद्रा के आप नगर की क्रांति की बात करते हो, कल्पना नहीं की जा सकती। वहां पर एक मुद्रा का भी प्रचलन होना अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अवश्य होनी चाहिए, मुद्रा का प्रचलन अवश्य होना चाहिए। दूसरा, चौथा इन्होंने कहा था कि व्यापार वाणिज्य का विकास होना चाहिए। यानी नगरीय क्रांति तो होगी, लेकिन नगरीय क्रांति तब मानी जाएगी जब वहां पर व्यापार होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि 6-10 प्रमुख तत्व होते हैं जो अर्नेस्ट हैकल के अनुसार किसी भी नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों का होना आवश्यक होता है। लेकिन उसमें से जो 6 महत्वपूर्ण तत्व थे, ठीक है, जिसमें एक शासक वर्ग का उदय, ठीक है, धार्मिक इमारतों का धर्म का प्रचलन भी होना चाहिए, तीसरा उसमें मुद्रा का प्रचलन भी होना चाहिए, और जो चौथा इसमें व्यापार वाणिज्य का विकास भी होना चाहिए। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर व्यापार वाणिज्य अधिक होगा उस क्षेत्र में नगरीय क्रांति के ज्यादा संकेत पाए जाते हैं। व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार जिससे कि लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, वाणिज्य बढ़ेगा और नगरीय क्रांति और ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में नगरीय क्रांति होती है वहां पर लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन नगर जो होता है, नगर की हम सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हमारा विकास होता है, विकास मतलब हम जो हमारी बुद्धि का विकास, ठीक है, लोग चीजें समझते हैं, लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। लेखन कला से मतलब होता है लिखने की कला का ज्ञान भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो एक लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए, लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए, और जहाँ जिस क्षेत्र में लेखन कला का ज्ञान भी होगा वहां पर नगरीय क्रांति के संकेत पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नगरीय क्रांति को लेकर के कि कौन सा, और लास्ट वाला जो तत्व था इसका बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था कि इसके लिए कि वहां पर सुव्यवस्थित कर व्यवस्था भी होनी चाहिए। सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, ठीक है, सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, यानी एक टैक्स सिस्टम भी होना चाहिए, एक टैक्स सिस्टम भी होना चाहिए। और टैक्स सिस्टम किसके हाथ में होना चाहिए? ठीक है, टैक्स कहाँ पर होगा, टैक्स सिस्टम कहाँ पर होगा और टैक्स सिस्टम कब बचेगा? तो देखिए, जब वहां पर कृषि अच्छी होगी, क्या होगा, कृषि अच्छी होगी। यानी देखिए, सबसे पहले जो बात करें 6वीं शताब्दी बीसी की, यानी 600 बीसी के आसपास, तो इसमें नगरीय जो क्रांति होती है जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से हम जानते हैं, ये जो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी उस समय, तो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी, तो द्वितीय नगरीय क्रांति जो हुई थी वो किस में हुई थी? तो ये जो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी ये हुई थी कृषि को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोहे का सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगा था, और सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ था लोहे का वो गंगा व यमुना, ठीक है, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग हुआ था लोहे का वो गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में हुआ था, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नगरीय क्रांति के संकेत भी पाए गए थे। अभी आप देखोगे ज्यादातर जो महाजनपद जो पाए जाएंगे, या 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपदों की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा जनपद पाए जाते हैं वो गंगा और यमुना के बीच वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दो केवल भारत से बाहर हैं इस टाइम, वर्तमान में 2 बाहर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 14 जो महाजनपद हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो भारत वाले क्षेत्र में ही। अभी इस चीज के बारे में बात करेंगे आगे। तो नगरीय क्रांति की हम बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने बता रहा था कृषि, जब कृषि हमारी होगी, अच्छे स्तर पर कृषि होगी, तो वहां पर कृषि अधिशेष बचेगा। क्या बचेगा? कृषि अधिशेष बचेगा। ठीक है, कृषि अधिशेष। अब जब कृषि अधिशेष बचेगा तो उस अधिशेष पर नियंत्रण के लिए क्या होगा? मैंने बताया था एक शासक वर्ग का उदय भी होना चाहिए। तो शासक वर्ग के हाथों में ये पूरा कृषि अधिशेष होता है। ठीक है, अधिशेष बचेगा। देखिए कृषि अधिशेष क्या होता है, देखिए जब हम फसल उगाते हैं तो आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से अधिक जब हमारी फसल उग जाती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उससे अधिक जब हमारी फसल उग जाती है तो उस अतिरिक्त फसल को कहते हैं कृषि अधिशेष। ठीक है, कृषि यानी आवश्यकता से अधिक फसल का उग जाना, वही कहलाता है कृषि अधिशेष। ये किसके नियंत्रण में थी? ये नियंत्रण थी शासक वर्ग के हाथों में। ठीक है, इसका नियंत्रण किसके हाथों में था? शासक वर्ग के हाथों में था। और जब हमारी कृषि अच्छी होती है तो हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या था, जब कृषि अधिशेष बचा तो उसके लिए इन्होंने बताया था कि कृषि अधिशेष जब बचेगा तो यहाँ पर एक सुव्यवस्थित कर व्यवस्था भी होती है। और इसने यानी अर्नेस्ट हैकल ने जो 6 तत्व बताए थे वो 6 तत्व इन्होंने इस क्षेत्र में देखे। किस क्षेत्र में देखे? गंगा व यमुना के नदी वाले 2 क्षेत्रों में देखे थे जहाँ पर महाजनपद कालों का उदय होता है। तो इन्होंने इस काल को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से संबोधित किया, यानी द्वितीय नगरीय क्रांति संज्ञा का नाम दिया था। ठीक है, 6 तत्व ये इसी क्षेत्र में दिखाई दिए थे, जिसके कारण इस सभ्यता को यानी इस काल को दिया गया था नाम द्वितीय नगरीय क्रांति। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध काल के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? बुद्ध काल के प्रमुख नगर। ठीक है, तो बुद्ध काल के प्रमुख नगरों की अगर हम बात करें तो देखिए बुद्ध काल के 6 प्रमुख नगर थे। इनकी संख्या 6 थी।
कौन कौन सी थी? 6 संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 6 थी। अब उनमें से देखिए बात करें 6 संख्या थी इनकी, संख्या कितनी थी? 6 संख्या थी, जो बुद्ध काल के प्रमुख नगर माने जाते हैं। क्योंकि बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध में महात्मा बुद्ध, इनका जन्म की बात करें, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं इस समय, महात्मा बुद्ध की, ठीक है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जन्म तो देखिए सब पता जन्म कब हुआ था? 563 BC महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु को लेकर के देखिए, मृत्यु जो हुई थी इनकी, ठीक है, ये तो अभी अगर हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा क्लियर। मृत्यु हुई थी 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का उदय होता है, और उन 16 महाजनपदों में, ठीक है, जो आता है, ठीक है, 16 महाजनपदों की बात करें तो देखिए 16 महाजनपदों में से तो जो 6 थे सबसे पहले बुद्ध के समय में थे इनकी संख्या, बाद में इनकी संख्या बढ़कर के 16 हो जाती है, ठीक है। नगर थे, अब नगर महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन कौन से थे इनमें देखते हैं। देखिए पहला आता है चंपा, ठीक है, चंपा। अब देखिए चंपा बुद्ध के काल में ये प्रमुख नगर था, लेकिन बाद में जाकर के महाजनपद काल की बात करें तो बुद्ध के समय में ही था ये भी, तो ये बाद में राजधानी बन जाती है। और राजधानी किसकी बनती है? अंग महाजनपद की, ठीक है, राजधानी बनती है अंग महाजनपद की, ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी बनती है, याद रखना, ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी बनती है। और वर्तमान में ये जो बात करें वर्तमान राज्य, ठीक है, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, ये वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, ठीक है, बिहार राज्य में भी आप दिखाऊंगा मैं अभी इसको, ठीक है, मैप के द्वारा। वहीं बात करें साकेत, तो साकेत भी बुद्ध के काल का एक प्रमुख नगर था, ठीक है, साकेत। राजगृह बुद्ध के काल का एक प्रमुख नगर था, और ये भी आपके बिहार में स्थित था। और देखिए यहाँ पर यहाँ का जो ये जो राजधानी थी, ये राजधानी किसकी थी? राजगृह जो राजधानी थी ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी, बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी बनती है राजगृह, राजभर, ठीक है, राजगृह या राजगीर इसकी राजधानी थी मगध साम्राज्य की, ठीक, इसकी थी मगध जो एक महाजनपद होता है, ठीक है, देखिए 16 महाजनपद होते हैं, उन 16 महाजनपदों में एक मगध भी होता है, ठीक है। और बाद में अंत में जाकर के 4 बचते हैं, 4 में से केवल 2 ही बचते हैं, मगध और अवंती। बाद में अवंती को भी जीत लिया जाता है मगध के द्वारा और मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो राजधानी थी राजगृह, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ का शासक था, यानी बुद्ध के काल में जब यहाँ का शासक था, नाम था इनका बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। क्योंकि जब 500 यानी 500, ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में, कब 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध गृह त्यागते हैं, तो गृह त्यागने के बाद क्या होता है, वो सीधा कहाँ जाते हैं? गृह त्याग करके रात में गृह त्यागते हैं, और गृह त्याग करके वो सीधे जाते हैं सन्यासी बन जाते हैं, और सन्यासी बनने के बाद वो सीधे निकलते हैं। तो कुछ दिन तो आम के बगीचे में रुकते हैं, 1 सप्ताह के करीब में। उसके बाद फिर वो राजगृह जाते हैं, ठीक है, राजगृह यानी मगध जाते हैं, और राजगृह में उन्हें बिंबिसार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रुकते हैं। वो कह देते हैं कि एक सन्यासी का काम होता है घूमने का, ठीक है, तो वो सीधे चलते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, रोकने की बहुत कोशिश करता है, उन्हें नहीं रुक पाते हैं। वो कहते हैं कि एक सन्यासी, सिर्फ सन्यासी किसके यहाँ नहीं रुकता है, मोह माया से उसे कुछ काम नहीं, ठीक है, उसे कुछ संबंध नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सीधा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो सीधा कहाँ जाते हैं, वो पहुंचते हैं सिर्फ वैशाली, और वैशाली में इनकी मुलाकात होती है। उनके पहले गुरु नाम था उनका आलार कलाम, तो आलार कलाम से उनकी मुलाकात होती है वैशाली में ही। कुछ दिन वैशाली रुकते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तो वैसे भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। शाक्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम, देखते हैं कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर से पुनः राजगृह पहुँच जाते हैं। राजगृह में फिर देखते हैं ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, फिर अंत समय में बौद्ध गया पहुँच जाते हैं वो, ठीक है। चलिए अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है इनकी, जब वैश्य में पढ़ाएंगे महात्मा बुद्ध वाले में, ठीक है। कौशाम्बी देखिए क्या बात करें तो कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और वर्तमान ये बात करें तो ये वाराणसी वाला क्षेत्र था, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, तो वाराणसी वाला क्षेत्र वर्तमान, और ठीक है, ये वाराणसी देखिए ये इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र, दोनों एक आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है, एक उत्तर में एक, ठीक है, उत्तर में एक पश्चिम की तरफ है। उसके बाद बात करें श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, ठीक है, बस्ती जिला। तो ये बुद्ध के काल के प्रमुख 6 प्रमुख महानगर थे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा था। चंपा वर्तमान बिहार, राजधानी अंग महाजनपद की बनेगी बाद में जाकर के। साकेत, ठीक है, राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी, ठीक है, वर्तमान बिहार। और बिहार का जो क्षेत्र था, ठीक है, बिहार का जो क्षेत्र है वर्तमान पटना और गया वाला क्षेत्र, कौशाम्बी वाराणसी इलाहाबाद वाला क्षेत्र, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, और आपके वाराणसी ये भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें।
इस काल के प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं, कौन कौन सा प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो इस काल के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो देखिए इन बंदरगाहों में पहला पड़ता है बेरी गाजा। ठीक है, बेरी गाजा या भड़ौच भी कहते हैं इसे, भड़ौच या भृगु कक्ष। ठीक है, अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम इस बंदरगाह के अन्य नाम थे। ठीक है, भड़ौच या भृगु कक्ष। ठीक है, भड़ौच या भृगु कक्ष, ये बंदरगाह इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान इसकी स्थिति की बात करें, वर्तमान अवस्थिति की, वर्तमान अवस्थिति गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, और ये पूर्वी बंदरगाह था, सॉरी पश्चिमी बंदरगाह था ये, पश्चिमी। ठीक है, उस काल में सबसे पश्चिमी बंदरगाह और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था ये, सबसे प्रसिद्ध व सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध व सबसे पुराना। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध व सबसे पुराना। और सामान्यतः यहाँ से जो व्यापार किया जाता था विदेशों में, यहाँ से विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था, और जिसमें जैसे कि मोर हो गए, ठीक है, हाथी दांत हो गए, यहाँ से कुछ इस प्रकार से वस्तुएं निर्यात की जाती थी और कुछ वस्तुएं बाहर से आयात की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, सोपारा, ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का सोपारा, और ठीक है ये भी एक बंदरगाह था। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी 6वीं शताब्दी बीसी का प्रमुख बंदरगाह था, और ये भी पश्चिमी क्षेत्र में था। ठीक है, पश्चिमी भाग में। ठीक है, पश्चिमी भारत का बंदरगाह। ठीक है, ठीक है, ये भी पश्चिमी भारत का एक बंदरगाह था, यहाँ से भी वही चीजें निर्यात की जाती थी जो उस बंदरगाह से निर्यात की। लेकिन इनमें तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात वाले क्षेत्र में भृगु कक्ष या बेरी गाजा या फिर ठीक है भड़ौच। ये भड़ौच के नाम से 3 नाम आते हैं उसके, सबसे प्रमुख और सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह था वो। ठीक है, आगे देखिए बात करें ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति, तो ये वर्तमान बंगाल और बिहार। ठीक है, बंगाल व बिहार। ठीक है, बंगाल में बिहार, और ये पूर्वी बंदरगाह था। ठीक है, याद रखना पूर्वी बंदरगाह। ठीक है, भारत का। ठीक है, 6वीं शताब्दी बीसी का प्रमुख बंदरगाह, यानी ये जो था ताम्रलिप्ति पूर्वी बंदरगाह था, ये जो आपके वर्तमान जो ठीक है बंगाल की खाड़ी है उसके पास स्थित था। अभी दिखाऊंगा, देखिए मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कहाँ पर इनकी स्थिति थी तीनों बंदरगाहों की। तो देखिए ये मैप है। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए दिख रहा होगा। देखिए अब स्थिति देख लीजिए, देखिए ये है ताम्रलिप्ति। ठीक है, ये है भृगु कक्ष, देखो ये रहा, ये यहाँ पे भृगु कक्ष, ये रहा, ये भृगु कक्ष है। ये रहा, मैंने बताया था यहाँ से देखिए नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी के बिल्कुल मुहाने पर था ये, जहाँ नर्मदा नदी गिरती है तो वहीं के पास था ये स्थित, नाम था इसका भृगु कक्ष या बहरी गाजा। ठीक है, एक था सोपारा। ठीक है, सोपारा भी यहीं था। और देखिए इधर आ जाइए, इधर देखिए ये रहा ताम्रलिप्ति। ठीक है, ये रहा ताम्रलिप्ति, देखो ये रहा, यहाँ पर देखिए ताम्रलिप्ति है, ये ताम्रलिप्ति है, तो ये ताम्रलिप्ति है, ये रहा बंदरगाह ताम्रलिप्ति। तो ये बंदरगाह था। तो 3 प्रमुख इसके बंदरगाह थे, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल जो चल रहा था उस समय 620 में, तो उस समय के 3 प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष, ताम्रलिप्ति और सोपारा। ठीक है, 3 ही प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, और भी छोटे मोटे थे, लेकिन ये 3 प्रमुख बंदरगाह थे उस समय जहाँ से वस्तुएं आयात की जाती थी और निर्यात की जाती थी। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको ये महाजनपद काल है, और महाजनपद काल में 16 महाजनपद है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं 16 महाजनपदों में। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो याद रखना 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए जानकारी अगर बात करी जाए 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, तो ये जो जानकारी मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ
और बौद्ध ग्रंथ में भी नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, जहां से हमें जानकारी मिलती है इनके विषय में। ठीक है, तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके जो नेक्स्ट है तभी 16 महाजनपद, क्योंकि ये स्टार्ट किया है मैंने, और इससे आगे मैं अगर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी इसमें 16 महाजनपद है और हर एक की एक राजधानी है, चित्र के माध्यम से बताऊंगा और राजधानी बताऊंगा, वर्तमान इसका क्षेत्र बताऊंगा, कहाँ इनके शासक थे, तो इनके विषय में हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।